नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं बाटला हाउस एनकाउंटर की खबर से, जहां साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी आरिज खान को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला माना है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। उसकी तरफ से रहम की गुहार लगाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरिज खान को फांसी दी जाए। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज ये फैसला किया कि ये जो हत्या हुई इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी की एक जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें कैपिटल पनिशमेंट का केस बनता है। और फाइनली कोर्ट ने इसको कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड किया। सारे एविडेंस जो हमने कोर्ट में पेश किया उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हुए कोर्ट ने माना कि इस केस की जो हत्या का केस है, जो और भी धाराएं लगी हुई है, सब केस सारी धाराएं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होती है। आज उन्हें फाइनली कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इसकी कैपिटल पनिशमेंट इसको अवार्ड किया जाता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह माना कि आरिज खान ही वो शख्स है जिसने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को गोली मारी थी। बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच आरिज खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और मोहम्मद सैफ को मौके से पकड़ लिया गया था। आरिज 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता था। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हुए थे। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2008 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज बम बनाने में माहिर था। धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था, फिर नेपाल से सऊदी अरब। वहां उसकी मुलाकात रियाज भटकल से हुई। रियाज भटकल ने उसे भारत में इंडियन मुजाहिदीन को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। कोर्ट के इस फैसले से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा का परिवार खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। उनके नेटिव प्लेस पे जाके मुलजिम पे सारी वहां से इंक्वायरी करके लाए तो ये पाया गया कि इनकी फैमिली, इनकी मदर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो कोर्ट ने इस सब हालात को देखते हुए 11 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया। साथ कहा कि 11 लाख रुपए इससे रिकवर किए जाएंगे, इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर किए जाएंगे। लेकिन उन 11 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए कोर्ट ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्मा जी की फैमिली को जाएंगे और 1 लाख रुपए सरकार अपने पास रखेगी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरिज खान देश और समाज के लिए खतरा है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर पहले शहजाद को उम्र कैद की सजा हुई, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब आरिज खान को फांसी की सजा का ऐलान हुआ। इससे साफ है कि पुलिस ने जो सबूत कोर्ट में रखे उन्हें कोर्ट ने सही माना और इस मुठभेड़ को भी सही माना। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़कों और गलियों में अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थानों को हटाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बाराबंकी में 200 साल पुरानी एक मज़ार को ईदगाह परिसर में शिफ्ट किया गया। जब ये मज़ार बनी थी तब वहाँ जंगल और वीराना था, अब घनी बस्ती है। इसी तरह आज लखनऊ में सड़क पर बना एक मंदिर भी हटा दिया गया। प्रशासन ने केवल लखनऊ में ही 163 अवैध धर्म स्थानों की पहचान की है। किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को पहली बार अंदर से ही बड़ा विरोध झेलना पड़ा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेताया है कि वे किसानों को दिल्ली से खाली हाथ न जाने दें। उन्होंने कहा कि सरदार 300 साल तक नहीं भूलते हैं। भारत माता की। एक साल से राज्यपाल पद पर 3 तबादले झेल चुके सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद पहुंचे और किसान आंदोलन पर खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से बात की थी और वो पीएम को सलाह दे रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना
अपमानित करके दिल्ली से भेजना। पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मांग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूर्ति आप तो एक बात नहीं मांगती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। राज्यपाल मलिक के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है और वो एक संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने ये साहस दिखाया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ वो बोल पाए। और ये साहस अब बीजेपी के अंदर के उन सांसदों को भी दिखाना चाहिए जो मूल रूप से इस बिल के खिलाफ हैं। ऐसे बहुत से सांसद हैं जो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में आपसे ये कहेंगे कि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन शायद वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं जो साहस महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने दिखाया है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि ये काले कानून वापस लें, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि किसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों को 300 साल तक नहीं भूलता है। तो ये सच्चाई है। सरकार, मैं समझता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जागना चाहिए और इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। वैसे मलिक अपने विवादास्पद बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरते आए हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल केवल शराब पीते हैं और गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने आतंकवादियों से भ्रष्ट नौकरशाहों को गोली मारने की अपील भी की थी। मलिक राज्यपाल होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता भी हैं। इस इलाके में जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। मलिक का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश हो रही है, और कहीं न कहीं ये बयान सरकार के भीतर बन रहे मतभेद का इशारा भी है। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और अखिलेश शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पर उनकी ही पार्टी की ओर से हमला तेज हो गया है। सीडी कांड की वजह से उनकी सरकार पर विपक्ष तो दबाव बना ही रहा है। अब उनकी ही पार्टी और लिंगायत समाज के विधायक बसवन गौड़ पाटिल ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। येडियुरप्पा के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलकर सौदेबाजी हो रही है। कद्दावर लिंगायत नेता और राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा उम्र के इस पड़ाव में बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विपक्ष अश्लील सीडी कांड की वजह से उन पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ उनके लिंगायत समाज के वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल ने नए सिरे से उनके लिए परेशानी बढ़ा दी है। यहां तक आरोप लगाए गए कि वरिष्ठ अधिकारियों ही नहीं बल्कि ग्रेड 4 के कर्मचारियों तक के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी येडियुरप्पा के परिवार का हस्तक्षेप है। सिर्फ मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनका जो कुटुंब है, जो परिवार है, उसके भ्रष्टाचार और उसके बेटा और उनका पूरे परिवार का हस्तक्षेप के बारे में मैं निरंतर ये कर रहा हूँ। आपको लगता है सर उनके बेटा करप्शन में पूरा फैमिली, केवल एक बेटा नहीं, पूरा फैमिली उसमें है, सम्मिलित है। यत्नाल ने येडियुरप्पा के खिलाफ इस बयान से पहले लिंगायतों के पंचमसाली जाति के आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया। विपक्ष येडियुरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप पहले से लगा रहा था। अब जबकि उनकी ही पार्टी से आवाज उठने लगी है, तो
तो कांग्रेस जेडीएस को मौका मिल गया है। देखिए, यत्नाल बीजेपी के नेता हैं और उनसे बेहतर येदियुरप्पा को कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ भी यत्नाल ने कहा वो हमारे लगाए जा रहे आरोपों को सही ठहराता है। यत्नाल ने जो कहा था वो आम लोगों की सोच है येदियुरप्पा के बारे में। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में दावा किया था कि अगले विधानसभा चुनावों में वो पार्टी को 150 सीटें दिलवा देंगे। इससे ठीक पहले उनके विरोधी खेमे की तरफ से कहा गया कि जल्द ही कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा और इसी विरोधी खेमे ने लिंगायतों की जाति पंचमसालियों को येदियुरप्पा के खिलाफ आरक्षण की मांग लेकर खड़ा कर दिया। चूंकि पार्टी आला कमान ने येदियुरप्पा विरोधी इस मुहिम को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ऐसे में कर्नाटक बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और टीम इंडिया के 27 साल के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जसप्रीत बुमराह अब टीवी एंकर अपनी दोस्त संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। ये जोड़ी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाई रही। बुमराह के स्वैग ने बेशक लाखों दिल तोड़े होंगे और अब अपनी अगली पारी में वो लेडी लक के साथ होंगे, जो दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। दुनिया भर के बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने और अपने यॉर्कर से उन्हें परेशान करने वाले भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस बार खुद क्लीन बोल्ड हो गए। टीम इंडिया के यॉर्कर किंग बुमराह टीवी एंकर और अपनी दोस्त संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह और संजना ने गोवा के एक निजी समारोह में शादी कर ली, जहां दोनों के परिवारों के अलावा करीबी रिश्तेदार और क्रिकेटर शिखर धवन जैसे चंद दोस्त ही मौजूद थे। प्यार अगर आपको इसके योग्य मानता है तो आपके सफर को आगे बढ़ाता है। हमने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है। आज का दिन हमारी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक है। हमें शादी की ये खबर आपसे साझा कर खुशी हो रही है। शादी के इस समारोह में कोरोना महामारी को लेकर एहतियात भी बरते गए और नियमों का ख्याल भी रखा गया। गुजरात के शर्मीले बुमराह और उनकी टीवी एंकर दोस्त संजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। थोड़े ही वक्त में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुके बुमराह मौजूदा भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन फैंस जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि शादी के बाद की इनिंग में बुमराह मैदान पर और घातक साबित होंगे।